ओके बच्चा पार्टी आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री में। विल स्टार्ट विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ रेवोल्यूशन बच्चा पार्टी? व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ रेवोल्यूशन? तो यहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली फ्रेंच मीन्स फ्रांस, तो फ्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हुई। तो फ्रांस में मोनार्कियल रूल था। मोनार्कियल रूल मतलब समझ में आता है, राजा महाराजाओं का रूल। ठीक है, अभी हमारा कौन सा सेटअप है गवर्नेंस का? डेमोक्रेटिक सेटअप है ना। वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हम जिनका चुनाव करते हैं वही हमारे रूलर्स होते हैं। रूलर्स भी नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे मिनिस्टर, ये सब होते हैं, ये हमारे चुनाव से होते हैं। लेकिन एक टाइम था जब मोनार्कियल रूल हुआ करता था वर्ल्ड में। व्हाट डू वी मीन बाय मोनार्कियल रूल? समझ लो ये किंग है ए, इनके बेटे हैं A1। ठीक है, तो यही राजा होंगे, भले ही ये लायक हो या ना, है ना। तो इफ आई एम द किंग, माई सन वुड बिकम द नेक्स्ट किंग, हिज सन वुड बिकम द नेक्स्ट किंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज कॉल्ड मोनार्कियल रूल। हो सकता है ये किंग बहुत अच्छे हो, इनको एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज बहुत अच्छी हो, इनके वॉर टेक्निक्स बहुत अच्छे हो, ठीक है, इनके डिफेंस टेक्निक्स बहुत अच्छे हो, इनके बिजनेस टेक्निक्स बहुत अच्छे हो, लेकिन हो सकता है A1 को कुछ आता जाता ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये किंग के बेटे हैं तो ये किंग बन जाएंगे। तो एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही रूलर्स लोगों को मिलते थे, जिससे होता क्या था, देयर वाज अ कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट अफरा तफरी का माहौल था, ये ठीक है, कांस्टेंट अफरा तफरी का माहौल। तो फ्रांस में मोनार्कियल रूल था जैसे दूसरे कंट्रीज में था। फ्रांस उस टाइम पे बहुत इंप्रूव्ड और डेवलप्ड नेशन था उस टाइम पे, अभी भी है खैर। ठीक है, तो मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो किया गया। मोनार्कियल रूल वाज ओवरथ्रो। ठीक है, मोनार्कियल रूल को, तो मोनार्कियल रूल में कैसा था हमारे समाज का सेटअप? तो तीन कैटेगरीज थे लोगों के। एक था नोबलमैन, ठीक है, एक था नोबलमैन, दूसरे थे क्लर्गीमैन और तीसरे थे पीजेंट्स। ठीक है, नोबलमैन कौन थे? नोबलमैन मतलब किंग और किंग के लोग, किंग की फैमिली, किंग के जितने भी मिनिस्टर्स, ये सब हो गए नोबलमैन। ठीक है, क्लर्गीमैन मतलब कौन है? क्लर्गीमैन मतलब हो गए जो प्रीस्ट, चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं, मतलब पंडित लोग। ठीक है, चर्च में जो प्रीस्ट लोग होते हैं, दे आर द क्लर्गीमैन। और पीजेंट्स मतलब कॉमन लोग, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स। उस टाइम पे फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन था। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सब नहीं थे, सब फार्मिंग में थे। ठीक है, आर्टिशियंस, आर्टिशियंस मतलब जो घड़े वगैरह बनाते थे, ऐसे लोग। तो समाज का इस तरह से विभाजन था। ठीक है, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू these three categories. Are we understanding this? Okay, so in these three categories, these two categories were very powerful. Noblemen and clergymen were very powerful. What they used to do, सारा जो लैंड था वो उनका था, they were the landowners. ठीक है, they were the revenue collectors, ये सब वो करते थे भाई साहब। ठीक है, गरीब पीजेंट्स को निचोड़ते थे, ये दोनों दोनों कर, जो थे वो गरीब पीजेंट्स को निचोड़ते, उनको टैक्स पे करना पड़ता था, उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता था, उनको लेबर टैक्स देना पड़ता था, उनको भाई साहब जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उसका टैक्स देना पड़ता था, बिजनेस टैक्स देना पड़ता था। तो ये दोनों जो है इनको निचोड़ते थे। ठीक है, सो इनमें धीरे धीरे मतलब आक्रोश बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे ये लोग एडुकेटेड होने लगे, दे स्टार्टेड गेनिंग एजुकेशन, दे स्टार्टेड बिकमिंग ब्राइट इन इंटेलिजेंस, एंड दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द एंटायर सिस्टम। ये सिस्टम को चैलेंज करने लगे। ठीक है, फिर एक असल चालू हुआ, फिर ओवरथ्रो किया गया, लुइस जो 16 थे उनको ओवरथ्रो किया गया। तो पूरे मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो किया गया। इसके बाद फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आए जो आप 10th में आगे पढ़ोगे। लेकिन मुद्दा यह है कि मोनार्कियल रूल का ओवरथ्रोइंग, दिस इज व्हाट यू आर स्टडीइंग हियर। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी दिस? व्हाई नॉट इंडिया? व्हाई ओनली फ्रांस? बिकॉज दिस बेसिकली मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश हो रहा है बच्चा पार्टी? डेमोक्रेसी। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, आज जिस सेटअप में आप जी रहे हैं वो एकाएक नहीं हुआ, वो लोगों के बहुत मेहनत के बाद हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेटिक, आप भाई साहब जानते हैं कि आप इंडिया में हैं, ऐसा डेमोक्रेसी है। तो फ्रांस में पहली बार ये प्रयास हुआ, मोनार्कियल रूल को उखाड़ फेंक कर डेमोक्रेसी लाने का पहला प्रयास फ्रांस में हुआ।
दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वाज मेड एंड दैट्स द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी के बाद ये फैलता गया, पूरे यूरोप में फैला, फिर पूरे एशिया में फैला, फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। एवरीबडी स्टार्टेड थिंकिंग अगर फ्रांस के लोग ऐसा कर सकते हैं, व्हाई कांट वी डू इट? ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू फॉलो एम्परर्स ऑर्डर्स? व्हाई इज देयर अ किंग हु इज नॉट इवन फिट टू बी अ किंग? व्हाई देयर इज अ मोनार्कियल रूल? ठीक है, व्हाई? बिकॉज जस्ट बिकॉज ही इज अ सन ऑफ अ किंग ही इज अ किंग। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के पास आने लगे और फिर सामाजिक ढांचा चेंज हुआ। दैट्स द रीजन आपका ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब आपके समाज के उद्बोधन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दैट इज द रीजन वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या ये समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट? एनी क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट? ओके, ऑलराइट, सो हियर वी हैव फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? सो रेवोल्यूशन मींस बगावत। रेवोल्यूशन मींस बगावत। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मींस बगावत। ठीक है, तो दिस इज अ रिवोल्ट। ठीक है, रिवोल्ट। तो क्या क्या हुआ था देखो, ये सब पिक्चर्स है कुछ। अ फंडामेंटल चेंज बॉट अबाउट इंटेंशनली। एक फंडामेंटल चेंज लाया गया। फंडामेंटल चेंज मतलब पूरे सोसाइटी में, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक फंडामेंटल चेंज लाया गया। ठीक है, एंड दिस वाज बॉट इंटेंशनली, जानबूझकर पूरे सिस्टम में एक चेंज लाया गया। ठीक है, सो इनकॉर्पोरेटिंग अ चेंज इंटेंशनली, चेंज लाया गया इंटेंशनली, incorporating a change intentionally, that is called French Revolution. Okay, so what is a revolution? Revolution is basically bringing about a change intentionally. Okay, bringing about a change intentionally. The French Revolution was an epoch making event of the 18th century. epoch मतलब क्या है? बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। ठीक है, epoch making event मतलब epic बोलते हैं ना। ठीक है, the French Revolution was an epoch making event of the 18th century. 18th century में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। दिस वाज एन एपॉक मेकिंग इवेंट ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, फ्रांस वाज इंटेलेक्चुअली एंड इकोनॉमिकली एडवांस्ड। फ्रांस बहुत एडवांस्ड नेशन था, इंटेलेक्चुअली भी और इकोनॉमिकली भी। मतलब यहाँ पे जो लोग थे ये एडुकेटेड थे, दे वर इंटेलिजेंट। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिकली भी एडवांस था, मतलब यहाँ पे लोगों के पास पैसा आ रहा था, धंधा मालूम था इनको। ठीक है, इकोनॉमिकली एडवांस। ये रीन ऑफ बॉर्बन मोनार्क लुईस द 14। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्बन मतलब डायनेस्टी थी, जैसे हम बोलते हैं ना मराठा की डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। इसी तरह से फ्रांस में किस तरीके का डायनेस्टी था? बॉर्बन डायनेस्टी। ठीक है, ये बॉर्बन किंग्स थे। मोनार्क लुईस द 14। ये भी लुईस 14 मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि शिवांश तिवारी। ठीक है, शिवांश तिवारी का जो सन होगा वहां पे कैसा होता है? शिवांश तिवारी 1। उसका जो लड़का होगा उसका नाम होगा शिवांश तिवारी 2। उसका जो लड़का होगा उसका नाम होगा शिवांश तिवारी 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब समझ रहे, यहाँ पे क्या है? 14 रोमन न्यूमेरल्स में, ये 10 है और ये 1 और ये 4। दिस इज बेसिकली 14। तो मोनार्क लुईस द 14, लुईस द 14 मतलब ये 14वें राजा थे, 14th किंग इन द एंटायर डायनेस्टी। ठीक है, तो रीन ऑफ मतलब इनके काल में, रीन ऑफ मोनार्क लुईस द 14, फ्रांस एट द हाइट ऑफ हर ग्लोरी। फ्रांस वाज एट द हाइट ऑफ हर ग्लोरी। तो जब लुईस 14 किंग बने तो फ्रांस भाई साहब बहुत अच्छा अपना ग्लोरी पे चल रहा था, एकदम रमरमा चल रहा था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था, मतलब लोग इंटेलेक्चुअली डेवलप हो रहे थे, धंधा बढ़ रहा था, इकोनॉमिकली भी फ्रांस एडवांस हो रहा था। फ्रांस वाज इमर्जिंग आउट एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, रीन ऑफ बोर्बन मोनार्क। ओके, सो ही वाज बेसिकली द किंग। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा थी। प्रॉस्पेरिटी मतलब richness. ठीक है, so there was prosperity, he was also the king. So पेरिस was the cultural center of Europe. पेरिस क्या था भाई साहब? कल्चरल सेंटर था यूरोप। पेरिस है फ्रांस का कैपिटल। दिस वाज द कल्चरल सेंटर ऑफ यूरोप। यूरोप का जितना भी कल्चरल एक्टिविटीज होता था वो पेरिस में होता था। ठीक है, ओके। 1714 लुईस 14 की डेथ हो गई, ऑब्वियसली डाई। ठीक है, तो जो लुईस 14 थे वो बहुत पावरफुल किंग थे। ठीक है, और उनके अंडर में फ्रांस का बहुत डेवलपमेंट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी हैज टू डाई, सो ही आल्सो डाइड इन 1714। 1789 फ्रांस लॉस्ट हर ग्लोरी, अभी फ्रांस गिरने लगा। ठीक है, लुईस 14 अच्छे राजा थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन धीरे धीरे 1789 तक फ्रांस की ग्लोरी गिरती गई। ठीक है, फ्रांस की ग्लोरी गिरती गई। ओके,
फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी, लुईस 16 था, तो अभी देख रहे हैं लुईस 14, फिर 15 आए होंगे, फिर 16 आए होंगे, ठीक है। तो लुईस 16 के अंडर में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड अंडर लुईस 16, बॉर्न इन 1774, हु लुईस 16 जो राजा बने, ठीक है। लुईस 16 was belonging to which family, बॉर्बन फैमिली, तो ये बॉर्बन फैमिली के थे। फैमिली मतलब समझ में आता है, ठीक है, राजा महाराजाओं का वंश होता है, डायनेस्टीज होती हैं, तो ये उस फैमिली के थे। He was of the Bourbon family, crowned as the French monarch. He was crowned as the French king. ठीक है, okay. Then he was 20 years old. सिर्फ 20 साल के थे ये, 20 साल के। A man of character and kind. ठीक है, तो ये man of character and kind, ये अच्छे इंसान थे, ठीक है। A man of character मतलब कोई गंदी आदतें नहीं थी, शराब वराब नहीं पीने का, ऐसा ये सब गंदी आदत जो राजा महाराजाओं को होती है। एंड he was kind by heart. ठीक है, ओके। अ वेल विशर ऑफ हिज पीपल, सब कुछ अच्छा था इनमें, ठीक है। मैरिड टू मैरी एंटोनिएट, ये उनसे गलती हो गई, ठीक है। गलती क्या बोलते हैं, फ्रांस की सोसाइटी में ये गलती हो गई क्योंकि लोग मानते हैं कि इसके वजह से ही फ्रांस टूटा, ठीक है। मैरी एंटोनिएट वाज नॉट अ फ्रेंच वुमन, ठीक है, शी वाज फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। सो ही मैरिड टू मैरी एंटोनिएट, ओके। अपॉन हिज एक्सेशन एज अ न्यू किंग, जब वो राजा बने, ठीक है, जब वो राजा बने, फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, तो अनफॉर्चुनेटली उनको एम्प्टी ट्रेजरी मिला, मतलब खत्म हुआ खजाना मिला। सरकारी खजाना होता है ना, सरकारी खजाने में जो भी टैक्स वगैरह है, प्रॉपर्टीज टैक्स वगैरह सब कुछ रहता है, सब जो सबसे टैक्स वसूली की जाती है वो सब सरकारी खजाने में रहता है। इस खजाने को यूज करते हुए वॉर्स लड़े जाते हैं, इस खजाने को यूज करते हुए जितनी भी आपत्तियां हैं उनसे लड़ा जाता है, इस खजाने को यूज करते हुए देश को चलाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रेजरी। तो व्हेन ही बिकेम द किंग ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, पूरा एम्प्टी हो चुका था ट्रेजरी, ठीक है। Why treasury was empty? Long years of war drained financial resources. बहुत सालों से फ्रांस जो है वो अपने नेबर से लड़ रहा था, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, ठीक है, पैरेलली, जिसके वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या हो गए थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गए, ठीक है। तो भाई वॉर का खर्चा है, मिलिट्री है, आर्मी है, फिर इतने लोग हैं, तो इसका एक खर्चा तो है, ठीक है। तो लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सालिस। अभी वर्सालिस जो था ये पैलेस था, ठीक है, बहुत बड़ा पैलेस था, बहुत सारे लोग थे इसको मेंटेन करने में। और कोर्ट मतलब क्या है, मतलब किंग का दरबार, इसको मेंटेन करने का भी एक बड़ा खर्चा था, ठीक है। इसके वजह से भी ट्रेजरी एम्प्टी हुआ जा रहा था। ट्रेजरी वॉर्स के लिए और ट्रेजरी वर्सालिस जैसे एक्सपेंसिव पैलेस को मेंटेन करने के लिए खर्चा हो रहा था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रा वैगन, सो दिस वाज द पैलेस, लुक एट दिस पैलेस। इसमें कितने ही लोग होंगे इसको मेंटेन करने के लिए, कितने लोग सिर्फ गार्डन को मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग भाई साहब पूरे पैलेस को मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग भाई साहब टेरेस को मेंटेन कर रहे हैं। तो सोचिए कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे। ये सिर्फ यहाँ पे राजा महाराजा लोग रहते हैं, ठीक है, राजा का खानदान रहता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए कितने लोग, कितना बड़ा खर्चा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब बहुत अय्याश वाला कोर्ट था ये, ठीक है। सो इमेंस पैलेस ऑफ वर्सालिस, so there was a huge cost in it. Debt of 2 million livres, livres मतलब वहां का करेंसी है, रुपीज जैसे होता है, जैसे लिवरेज, ठीक है। सो डेट ऑफ 2 million livres अंडर लुईस 16। तो जब ये राजा बने तो इतना कर्जा था इनके ऊपर, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर था, ठीक है। 2 मिलियन लिवर्स अंडर लुईस 16, ठीक है। तो ये फ्रेंच करेंसी थी, ठीक है, 2 मिलियन लिवर्स। वाई फ्रांस हेल्प, तो इतना ज्यादा क्यों था भाई साहब, फ्रांस हेल्प 13 ब्रिटिश कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन से अभी पहले ना फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई था, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई था, दोनों भी इंपेरियलिस्ट नेशंस थे। व्हाट डू यू मीन बाय इंपेरियलिस्ट नेशंस? These nations used to capture the weaker nations and used to rule over them, ठीक है। They used to loot, plunder and all, ठीक है। तो फ्रांस और इंग्लैंड में पहले से ही वैसा लड़ाई थी, ठीक है। फ्रांस ने 13 ब्रिटिश कॉलोनीज को, मतलब इंग्लैंड ने छोटे मोटे राज्यों पे कब्जा कर रखा था, जैसे इंडिया भी था। इंडिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड भिड़े थे, लेकिन फ्रांस हार गया था, ठीक है, इंग्लैंड जीत गया था। ऐसे इंग्लैंड ने जितने भी छोटे मोटे अफ्रीकन नेशंस पे और बहुत सारे ऐसे नेशंस पे इंग्लैंड ने अपना दबदबा जमाया हुआ था। फ्रांस वहां गया और उन्होंने इंग्लैंड से उनको फ्री कराया, ठीक है। कितने
13 ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है। इंडिया वाज आल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। तो ऐसे 13 ब्रिटिश कॉलोनीज को इन्होंने फ्री कराया, ठीक है। दे एक्चुअली फ्रीड अप 15 ब्रिटिश कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन से छुटकारा दिलाया इन्होंने, ठीक है, फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। वॉर एंडेड अ बिलियन लिवर्स टू द डेथ, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब इतने सारे, ठीक है, एडेड अ बिलियन लिवर्स टू द डेथ, इसीलिए कर्जा बढ़ गया, ठीक है। अपना तो मसला था ही, अपना क्यों मसला था, क्योंकि एक बहुत बड़ा कोर्ट था जो वो मैनेज कर रहे थे। दूसरा भाई साहब बहुत सारे लड़ाइयां हैं जो लड़े थे, जिसके वजह से भी सरकारी खजाना खाली हुआ था। और प्लस 13 ब्रिटिश कॉलोनी से ग्रेट ब्रिटेन के दबदबे से इन्होंने उसको मुक्त कराया था, ठीक है, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा था। ओके, लेंडर्स हु गेव स्टेट क्रेडिट बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे, ठीक है। जितने लोगों ने भी इनको कर्जा दिया था, किसको, फ्रांस को, अभी वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। दे स्टार्टेड चार्जिंग इंटरेस्ट, 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, 10% ऑन इंटरेस्ट। फ्रेंच गवर्नमेंट obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment। तो इन्होंने बोला कि यार जब तक हम इस कर्जे को चुकता नहीं कर देते तब तक हम पे इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया भाई साहब, दे इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट, अपने बजट का एक अच्छा हिस्सा इस इंटरेस्ट पेमेंट पे ये देने लगे, ठीक है। इससे और ज्यादा सरकारी खजाना खाली हो रहा था, ठीक है। 10% का इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है। ऑब्लाइड वाज रिक्वायर्ड, फ्रेंच गवर्नमेंट ऑब्लाइड। द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। अभी गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी, पैसा मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकती है, तो गवर्नमेंट को टैक्स, पैसा लाने का एक ही तरीका था, इन ऑर्डर टू गेट मनी टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन पीपल, ठीक है। इट इंक्रीजेस द टैक्सेस ऑन पीपल। तो क्या क्या टैक्स लगा था भाई साहब, आर्मी, कोर्ट। तो गवर्नमेंट के जो आपके इंक्रीज टैक्सेस कहां कहां जा रहे थे, आर्मी को मेंटेन करने में जा रहे थे, इस बड़े से कोर्ट को मेंटेन करने में जा रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करने में जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो टैक्सेस बढ़ाया इस समय चला जाने लगा। फ्रेंच सोसाइटी, अभी फ्रेंच सोसाइटी क्या था, देखो फ्रेंच का जो सोसाइटी था, ठीक है, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस। तो तीन, जैसे मैंने आपको बोला, स्टेट था। फर्स्ट स्टेट क्या था भाई साहब आपका, क्लर्गी मैन, इनको हम बोलते थे क्लर्गी, क्लर्गी सोसाइटी या क्लर्गी मैन बोलते थे, ठीक है। क्लर्गी मैन मतलब कौन है, ये है आपके पुजारी लोग, ठीक है, प्रीस्ट, जो लोग चर्च को हैंडल करते थे। उस टाइम पे चर्च का बहुत दबदबा होता था, किसी पंडित ने अगर बोल दिया ये करना है तो करना ही है, ठीक है, किसी पुरोहित ने बोल दिया यही है, ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करना है, राजा भी उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्लर्गी मैन, दिस वाज द फर्स्ट एस्टेट, ठीक है। नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब किंग एंड हिज फैमिली, किंग, मिनिस्टर्स, किंग, मिनिस्टर्स एंड हिज फैमिली, ये हो गया भाई साहब आपके नोबिलिटी, नोबल मैन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज नोबल मैन, ठीक है, दिस नोन एज नोबल मैन। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, प्लस पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, प्लस स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, ये सब जो कॉमन लोग हैं ये आते थे थर्ड स्टेट में। समझ में आ रहा है ये, इनकी तादाद सबसे ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन इसमें बिग बिजनेसमैन बहुत कम होते थे, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और लॉयर्स ये बहुत कम होते थे, ठीक है। ज्यादा करके गरीब किसान, ठीक है, आर्टिशंस, ये लोग ही ज्यादा होते थे, ठीक है। इनकी तादाद, दिस वाज द थर्ड स्टेट, दिस वाज द कॉमन पीपल, दिस वाज द कॉमन पीपल, ठीक है। ये था फ्रेंच सोसाइटी। तो दिस वाज द डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। क्या ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्गीमैन, क्लर्गीमैन, who were the clergymen? Clergymen were basically the priests who used to manage the churches. Who were the noblemen? Noblemen were the king, his family, and other ministers. And who were the third category? The third estate. Third estate belonged to the common people. In the common people, who were the crowd? So the crowd was made up of peasants and artisans. Crowd was made up of businessmen, small and big, merchants. ठीक है, देन इट वाज लैंडलेस लेबर्स, ठीक है, जिनके पास खुद का लैंड नहीं था लेकिन मजदूरी का काम करते थे, ठीक है, एंड सर्वेंट्स, ये सारे लोग कॉमन जो लोग थे वो आते थे थर्ड स्टेट, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टेट कॉम्पोजिशन, फर्स्ट स्टेट क्या बनता था भाई साहब, क्लर्गी मैन का स्टेट, ठीक है, क्लर्गी जिसको हम बोलते थे, प्रीस्ट एंड क्लर्गी, ठीक है। सेकंड स्टेट क्या होते थे भाई साहब, नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स। नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स मतलब किंग्स के जो फैमिली मेंबर्स थे, जो भाई साहब आपके किंग के कोर्ट में जो मिनिस्टर्स थे वो, ठीक है, और लैंडलॉर्ड जिनके पास भाई साहब जमीन था, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार इनको बोलते थे, ठीक है।
थर्ड स्टेट में कौन आता था? डॉक्टर्स, लॉयर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पीजेंट्स, सर्व्स, आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये सब लोग आ जाते थे, कॉमन पीपल। पॉपुलेशन यहां पे देखोगे, अगर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का पॉपुलेशन कितना था? सिर्फ 10%। ठीक है, आपके थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन कितना था? 90%। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था, इसीलिए रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि इस सारे लोगों को ये लोग शोषण कर रहे थे। इन सब लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, और इनके टैक्स पे इनकी अय्याशियां चल रही थी। वैसे इतने बड़े पैलेस में रहते हैं, इतने आलीशान भवन में रहते हैं, इन सब का भाई साहब अलग ही कार्यक्रम चल रहा है इनके टैक्स पे। ठीक है, ओके, सो पॉपुलेशन वाज दिस। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वाज 60%। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का प्रॉपर्टी 60%। प्रॉपर्टी होल्डर देखो, मतलब 60% of property for the entire country was held by noblemen and clergymen, and only 40% was held by the third state। ठीक है, ओके। सोशल कंडीशंस क्या था? प्रॉस्परस रिच लोग थे ये। ठीक है, प्लेजर लविंग, अय्याशी की वजह से इनके जीवन में। ठीक है, पार्टीज करो भाई साहब, डांस म्यूजिक ये सब करो। ठीक है, सो प्रॉस्परस एंड प्लेजर लविंग, लग्जरी एंड प्लेजर। ठीक है, तो इनका भी वही था भाई साहब, लग्जरी एंड प्लेजर। ये लोग भाई साहब जिंदगी की मौज ले रहे थे। ठीक है, सारे सुख सुविधाएं, एम्यूनिटीज इनको उपलब्ध थी। ठीक है, दे वर बोर्न इन रिच फैमिलीज। यहाँ पे एडुकेटेड जो था उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था, बाकी लोगों का कंडीशन बहुत खराब था। द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड सर्व्स वाज मिजरेबल एज दे वर्क लाइक बॉन्डेड लेबरर्स। ठीक है, ये भाई साहब बॉन्डेड लेबरर्स की तरह काम करते थे। द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड सर्व्स वाज मिजरेबल, बहुत ही बुरा कंडीशन था, एंड दे वर्क लाइक बॉन्डेड लेबरर्स। बंधुआ मजदूर समझते हैं? आपके ऊपर अगर मतलब कभी कभी ना, मतलब ऐसा बंधुआ मजदूर मतलब होता है जिनके पैर हाथ बंधे हो और उनसे काम करवाया जा रहा है। बॉन्डेड लेबरर्स मतलब कैसा होता है कि आपने ना साइन किया है, यहाँ पे इतना घंटा आपको काम करना है, आप जिए या मरे, काम तो करते ही रहना पड़ेगा, ऐसा ही। ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन, बॉन्डेड लेबरर्स। ओके, प्रिविलेजेस, इनको क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध थी? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन इनको मिलते थे। दे वेर गेटिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशन। जैसे इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, है ना, इकोनॉमिक कंसेशन हो गया। पॉलिटिकल कंसेशन क्या है? ठीक है, ये भाई साहब कुछ भी चाहे, अच्छा उसका जमीन हड़पना है हड़प लो, इसकी जमीन अपने नाम पे करनी है कर लो। ठीक है, ऐसा पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल, अच्छा उस पर आक्रमण करना है, चलो करते हैं। मतलब किस देश पे आक्रमण करना है ये जनता नहीं डिसाइड करती है, ये राजा डिसाइड करते हैं। अच्छा उस देश का वो पसंद नहीं है हमको, चलो उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन सब इनको मिल रहे थे। ओके, रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड जुडिशियल पोस्ट एंड हेरिटरी, किनका? भाई साहब नोबेल्स का। जितना भी भाई साहब पॉलिटिकल पोस्ट हुआ करता था, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा। ठीक है, जो सेनापति है उसका बेटा ही सेनापति बनेगा, जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, ये सब भाई साहब फिक्स था। जुडिशियल पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट मतलब जो जस्टिस सिस्टम है, जहां पे जो जज है उसका बेटा ही जज बनेगा। तो ये क्या थे भाई साहब? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब इनके बेटे ही या इनके वंश के लोग ही उन पोस्ट को संभाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इनके बेटे ही उन पोस्ट को संभाल सकते हैं। ओके, एडुकेटेड क्लास वाज डिप्राइव्ड ऑफ हायर पोस्ट। जो लोग एडुकेटेड थे, टैलेंटेड थे, दे वर नॉट गेटिंग दीज पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट, जो वो संभाल सकते थे, जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी, वो इन सब से वंचित थे। दे वर नॉट गिवन दीज हायर पोस्ट। क्या सोसाइटी का सेटअप समझ में आ रहा है? ठीक है, इज द सोसाइटी सेटअप क्लियर? बच्चा पढ़िए, आई वांट यू टू मेक दिस नोट फटाफट से, जैसा सिस्टम में दिया हुआ है वैसा ही नोट